Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में काफ़ी डिस्टरबेंस हुई थी मौसम के कारण, जिसके कारण बिजली नेटवर्क सब कंप्लीट गायब था। तो चलिए, अभी ठीक ठाक है। आप लोग ठीक ठाक है ना? चलिए, आप लोग ठीक ठाक रहिए। आप लोग का मोबाइल काम कर रहा है, नेटवर्क ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये याद होना चाहिए, पिछले क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में, जो कि टाइम था इवनिंग। अभी लगातार इवनिंग और मॉर्निंग आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी ही होगा। और जैसे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर देंगे, तब आपके ऑप्टिक्स के क्लास को अरेंज करेंगे और आपका क्लास ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। एक क्लास ऑप्टिक्स चलेगा और एक क्लास आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। 2 से 3 दिन तक लगातार आपको दो टाइम में करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा और इसको जल्दी जल्दी समाप्त कर देंगे। लगभग बातें इसमें इंड हो चुका है। अब चैप्टर का मेन बात पर हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे ग्रुपिंग ऑफ सेल, कम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ रहे थे, जिसमें सीरीज कम्बिनेशन पर पूरा डिस्कशन हो चुका था। सेल को जब मैं सीरीज में जोड़ता हूँ और सभी सेल का ईएमएफ सिमिलर हो, इंटरनल रेजिस्टेंस सिमिलर हो, तब उसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा और उसके द्वारा जुड़े हुए सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, इसको मैंने आपको बता दिया था। तो मैं सबसे पहले उस पर एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा, आप लोगों को उसका आंसर देना है। जल्दी से सबसे पहले कौन देते हैं ये भी देखेंगे, और तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यदि सेल को पैरेलल में जोड़ेंगे तब वो मेरे लिए हानिकारक होगा, लाभदायक होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और तब पैरेलल कम्बिनेशन में सेल को जोड़ने से करंट का वैल्यू कितना मिलेगा सर्किट में, उसको जानेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप लोग? यस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं और आपको उसमें करंट का वैल्यू बताना है। ये सेल आपका है, इसको आप देख रहे हैं गौर से। प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई हम मान लेते हैं 1.5 वोल्ट, सबका वही मानते हैं 1.5 वोल्ट। और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम मानते हैं। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका जो आर है, इसको मैं मान लेता हूँ 2 ओम। अब आप लोग हमको बताएंगे इस सर्किट में करंट फ्लो होगा और ये करंट कितना होगा। आप लोग जल्दी से सोच के बताएं, आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। ये सर्किट आपके सामने तैयार है। पिछले क्लास में इस पर पूरा थ्योरी पढ़ाया गया है। आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा। जल्दी से सबसे पहले आशु कश्यप, जय हिंद। ठीक है, जय हिंद। बाकी सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। लगाइए दिमाग जल्दी से, किसी का जवाब अभी तक नहीं आ रहा है। श्वेता कुमारी, हेलो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब ठीक ठाक हैं आप लोग?
जल्दी जवाब दीजिए, गुड मॉर्निंग बाद में, पहले मेरा क्वेश्चन आपके सामने है। अनुसार, अभिना सब गुड मॉर्निंग करने लगी, जल्दी जल्दी करो। अभी भी मेरे सामने 50 बच्चे बैठे हुए हैं। जो बच्चे भालपुर आ गए हैं, ऑफलाइन टाइम में ऑफलाइन आ रहे हैं। चलिए, 2 बच्चों का जवाब अब आया। एक मनीषा कुमारी ने जवाब दिया 0.5 एम्पियर, अंकित कुमार ने दिया 1 एम्पियर, वर्षी कुमारी ने 0.5, आशीष कुमार ने कहा 0.5, चलिए 0.5 रवीना, साक्षी 1/2, उज्ज्वल 0.5, नीतीश 0.5, कुंदन कुमारी 1 एम्पियर, स्नेहा रानी 1/2, सन्नी 0.5। चलिए, आप लोगों का आंसर मैंने देखा, चलिए मिला जुला के ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ये सर्किट है, इस सर्किट में मैं मान लेता हूँ कि आपका जो मेन करंट है वह मेन करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, जो फिगर में दिखाया हुआ है, एरो ये दिया हुआ है। तो आपको सिखाया गया था कि इफेक्टिव ईएमएफ, प्रभावी विद्युत वाहक बल, या टोटल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल आप बोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको चुनना पड़ता था कौन से ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे, किसको निगेटिव लेंगे। तो आप देखेंगे गौर से, इसका करंट फ्लो कराने का नेचर इधर है, क्योंकि प्लस से करंट निकलता है और माइनस में प्रवेश करता है। लेकिन इसका करंट फ्लो कराने का ये नेचर है, इसका भी नेचर ये है, इसका भी नेचर ये है। तो करंट का जो डायरेक्शन सर्किट में दिखाया गया है, सेम डायरेक्शन में इस तीनों का ईएमएफ है, तीनों का नेचर भी सेम है। लेकिन पहला वाला का जो नेचर है उसका अपोजिट है, इसलिए इसका ईएमएफ निगेटिव लेंगे। तो इफेक्टिव ईएमएफ का बात करें, प्रभावी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल तो बात करूं तो आपका जवाब हो जाएगा ई डैश इक्वल टू, ये माइनस में होगा, -1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, ठीक है। तो इफेक्टिव ईएमएफ का मान आपका फाइनली हो गया, जवाब 3 वोल्ट हो जाएगा। अब आपको कहेंगे करंट का वैल्यू, करंट आई बराबर आप लोगों ने कहा था इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ इफेक्टिव ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, संपूर्ण परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आई इज इक्वल टू, इफेक्टिव ईएमएफ आपका हो गया 3 वोल्ट बाय आर प्लस आर, 3 आर है या 4 आर है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, या इसको मैं शॉर्ट में कहूँ एन इंटू आर, ये कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू आपका हो गया 3 बाय, ये है 2 प्लस 4 इंटू 1, तो सबका 1 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 है, ठीक है। आई इक्वल टू आपका हो गया 3 बाय 6, 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर आप बोले,
तो जितने बच्चों ने ये जवाब दिया वो सारे बच्चे एकदम सही है। अब जिनका 1 आया था आंसर वो देख लेंगे कि आपने सोचने में कहाँ मिस्टेक किया। गुंजन कुमारी ने 1 जवाब दिया था, वो अपना समझ गए। जल्दी जवाब दो गुंजन कुमारी। यस सर मैंने समझ लिया। कहाँ मिस्टेक हुआ क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत सुंदर बात। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब हम एक स्टेप आगे चलेंगे और देखेंगे। रेडी? चलिए। अब हम बच्चों को यहाँ पर पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चलिए हम लोग टॉपिक को चेंज करते हैं और पढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसको 2 केस में चर्चा करेंगे। सेलों का समांतर क्रम समूहन, इसका शुद्ध हिंदी हुआ सेलों का समांतर क्रम समूहन, शुद्ध हिंदी हुआ। इसका 2 केस में चर्चा करेंगे। केस 1 में हम लोग देखेंगे। केस 1 में मैं आपको बताना चाहता हूं, when EMF and internal resistance of each cell is equal। मतलब यहाँ पर कहना चाहते हैं जब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध समान हो और उसको पैरेलल में जोड़ेंगे, तब करंट कितना होगा, इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इन सारी बातों पर हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए तैयार हैं आप लोग? चलिए क्वेश्चन आपने लिख लिया, हेडिंग लिख लिया। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो जगह को बढ़ाने के लिए मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। आप लोग तैयार हैं? चलिए। अब इसको मैं फिगर के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। ये आपका सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इस तरह से सेल को दिखाया गया। अब आप देखेंगे गौर से, यहाँ पर प्रत्येक के ईएमएफ को ई दिखाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को आर दिखाएंगे। प्रत्येक का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ई आर सबका दिखा दिए हम लोग। और इस सब का पॉजिटिव टर्मिनल को किसी एक ही पॉइंट पर जोड़ा जाए और सबके निगेटिव टर्मिनल को भी किसी एक ही पॉइंट पर जोड़ा जाए।
और उसके अंतिम सिरा को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाए। तो इस तरह से जो सर्किट तैयार हुआ ये होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पॉइंट तुम्हारा मान लेते हैं ए है और ये पॉइंट तुम्हारा बी है। अब गौर करके देखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम जोड़ रहे हैं उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस लेते थे हम लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जब लेते थे तो उसमें ये देखते थे कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पॉइंट सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको, इस सर्किट में जो करंट हमको फ्लो होगा वह करंट कितना फ्लो होगा, इस करंट का वैल्यू कितना होगा। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका हम दिखा देते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका जो है ये आर है, ये हुआ बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब करंट के मान को समझना है तो क्या क्या मेन बातें हैं जो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है, गौर से देखेंगे। एक चीज़ और देखेंगे, इस तरह से डॉट डॉट करके दिया गया यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितना है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ सेल्स एम मान लेते हैं हम लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन वाला में एन दिए थे सिंबल, तो दोनों के फार्मूला को थोड़ा अंतर करके समझने के लिए हम यहाँ पर सिंबल दे दिए एम। नंबर ऑफ सेल्स क्या दे दिए एम। एम सेल यहाँ पर सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड है, सभी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पर और सबका नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट पी पर जुड़ा हुआ है। प्लस माइनस जुड़ा रहता था तो उसको हम लोग कहते थे सीरीज कॉम्बिनेशन। सबका पॉजिटिव एक ही पॉइंट पर, सबका नेगेटिव एक दूसरे निश्चित बिंदु पर जोड़ते हैं, ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अंतिम सिरों के बीच का विभवांतर निकालते थे, सबके विभवांतर को जोड़ना पड़ता था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका विभवांतर एक ही करना होगा। तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे सब कॉम्बिनेशन में सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि टोटल ईएमएफ और इफेक्टिव प्रभावी ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ ए सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका टर्मिनल किसी दो निश्चित बिंदु पर ही जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल ईएमएफ लेंगे बस किसी एक ही सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, यदि ये सभी सिमिलर हैं तब। डिसिमिलर होने पर आपका बात बदल जाएगा, जो केस 2 में हम चर्चा करेंगे। अभी आप केस 1 में चर्चा सुन रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हुआ, इसको प्यारे बच्चों हिंदी में भी लिखते हैं, गौर से देखिएगा। कहता है कौन कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका ये जुड़ा हुआ है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे, कहा जाता है प्रभावी विद्युत वाहक बल का जो मान है वह एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। विद्युत वाहक बल, ये दिमाग में रखना है। यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर हम बच्चों से मिस्टेक हो जाता है, जिसको एकदम ध्यान में रखना है। सबका टर्मिनल का एक ही पॉइंट पर जुड़ा हुआ ए और बी के बीच, यही रीजन है कि यहाँ पर टोटल ईएमएफ किसी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देख रहे थे कि जब सीरीज में जुड़ा हुआ था सेल, तो टोटल ईएमएफ सभी के ईएमएफ के सम के बराबर हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो ध्यान देंगे इस बात को, इसका मतलब ये आपका ई हो जाएगा। एक बात आपने देख लिया।
अब इसमें दूसरी बातों को देखना है, वो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सभी सेल जुड़ा हुआ है, तो सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब सेल के अंदर का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आंतरिक प्रतिरोध। और ये जो ई था वो ई था हमारा ईएमएफ ऑफ ए सेल, एक सेल का विद्युत वाहक बल था। तो पूरे सर्किट का इफेक्टिव ईएमएफ मैंने सोच लिया, एक स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप होगा सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये देखेंगे आप लोग। तो देखेंगे गौर से, इक्विवेलेंट 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 इंटरनल रेजिस्टेंस, हिंदी में कहेंगे आंतरिक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। इसका सिंबल दे देते हैं हम लोग, आर लिखकर पी लिख देते हैं, क्योंकि ये सभी पैरेलल में है। और आपको याद है, ये जब बनाना शुरू करेंगे 1/RP लिखोगे बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट करते जाओगे कहाँ तक? एम तक। एम तक क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल कितना सोचा आपने? एम। तो सबको जोड़ेंगे 1/R करके एम तक। तो फाइनली मैं एक लाइन ऊपर उठाता आता हूँ, इसको फिगर को थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं तो और से आप देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे तब आपका फाइनली जो जवाब होगा इसका सॉल्यूशन 1/RP बराबर M/R हो जाएगा। 1 सब जुड़ जाएगा एम तक, एम हो जाएगा। इसका मतलब RP बराबर लिखेंगे डायरेक्ट, आपका जवाब हो जाएगा R/M। तो सभी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने देखा, राइट? जब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने देख लिया, आंतरिक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस RP बराबर R/M आपने कर दिया, ठीक है? तो ये बहुत पहले पढ़ चुके थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, फिर भी एक लाइन लिख दिए, जो पहले क्लास छूट गया हो यहाँ रिवीजन कर सकते हैं। अब चलिए तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप पूरे होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये सब को मिला के कोई एक सेल मान लो और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस RP हो जाएगा। तो उस सब में जो करंट फ्लो करेगा वही करंट आपका इस R में भी फ्लो करेगा। इसका मतलब है कि उस सभी से आंतरिक प्रतिरोध के साथ ये बाह्य प्रतिरोध जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है। तब यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, पेज को चेंज करते हैं। आप लोगों ने पूरा लिख लिया होगा, चलिए बहुत सुंदर बात, लिख लिया आप लोग, पेज चेंज कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं गौर से। यहाँ पर आप देखोगे तीसरा पॉइंट में हमारा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? संपूर्ण परिपथ। संपूर्ण परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चों, आप देखना चाहोगे यहाँ पर जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और सब सेल को एक ही सेल मान लें, इकस मान लें इसको, तो ये जो होगा RP होगा। तो इसमें जो करंट चलेगा यहाँ से वही करंट यहाँ भी आएगा,
पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होगा, तो दोनों सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में हो जाएगा यहाँ पर आर डैश और आर पी। तब आपको कहना होगा यहाँ पर आर डैश ले लेते हैं इज इक्वल टू आर प्लस आर पी हो जाएगा। आर प्लस आर पी हो जाएगा। आर हो गया, आर रहेगा, और आर पी को कहा था आपने आर बाय एम कहा था। अब तीनों काम अब मेरा खत्म हो गया। कितना सेल जुड़ा है, सेल की संख्या एम मालूम रहेगा, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है स्मॉल आर मालूम रहेगा, बाहरी परिपथ में जो जुड़ा हुआ तार है उसका प्रतिरोध आर है वो मालूम रहेगा। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, हम इतना बात सोच सकते हैं। अब हमारे पास प्रश्न आता है करंट का वैल्यू, करंट कितना फ्लो होगा। करंट, चौथा पॉइंट आएंगे, करंट इन दिस सर्किट, इस परिपथ में धारा कितना होगा। परिपथ में मुख्य धारा भी बोल सकते हो आप लोग, मुख्य धारा कितना होगा, तो मैं कहूंगा I इज इक्वल टू इफेक्टिव EMF बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, संपूर्ण परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो माय डियर बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे I बराबर ई डैश बाय आर डैश। ई डैश को तुमने ई कहा है, पहला पॉइंट पे आप चले आइए जल्दी से। ये है तुम्हारा प्रभावी विद्युत वाहक बल एक सेल के वाहक बराबर होगा, इसका मतलब ई डैश बराबर ई हम लोग को कहना होगा। तो यहाँ पर आपका उसी बात को वैल्यू को पुट कर दिया गया, और आर डैश ये आपका हो गया, आप चाहे तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते थे यहीं पर, m इंटू आर प्लस स्मॉल आर बाय एम, ये भी कर सकते हैं आप। तो उसी को पुट कर देते डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा एम आर प्लस स्मॉल आर बाय एम, ये लिख सकते हैं। ये m ऊपर चला जाएगा, m इंटू ई बाय हो जाएगा। यहाँ पर आपका I इक्वल टू हो गया एम ई बाय एम आर प्लस स्मॉल आर। ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हुआ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आपका करंट का वैल्यू निकल गया। अब आपको याद होगा सीरीज वाला का, बहुत सारे सेल को सीरीज में जोड़े थे, तो उसमें करंट का फार्मूला क्या मिला था, और जब उसी सभी सेल को जब सबका EMF बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, उसी सेल को जब हम लोग पैरेलल में जोड़ दिए तो करंट का फार्मूला क्या आया, सीरीज में क्या था, दोनों को एक जगह लिखकर हम लोगों को अभी याद करना है। तैयार हैं आप लोग, जल्दी से लिख लीजिए। आप से बच्चे लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। तो पिछला 2 क्लास, मतलब आज लेक्चर नंबर कितना है 19, तो आपका 17, 18, 19 और एक क्लास इसमें लेंगे 20। दुनिया में सेल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा, आपका जवाब ये 4 क्लास को पढ़ लेने से हो जाएगा। और प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। चलिए आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई में आसकत नहीं करना है। जो भी बच्चे जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, करते रहिए। क्लास ऑफलाइन खुलेगी, क्लास होगी, सब ठीक है, लेकिन जो क्लास ऑनलाइन हो गई उसको अभी प्रेजेंट टाइम में रिपीट नहीं करेंगे, ये भी माइंड में सेट रखिएगा, क्योंकि उतना समय मिलेगा नहीं। लास्ट समय में यदि समय मिल गया तो आपको रिवाइज करा देंगे। इसलिए बाबू लोग कंजूसी नहीं करना है,
आलस नहीं करना है। चलिए, हो गया बाबू लोग, बहुत सुंदर। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट है, यहाँ समझना है कि लाभदायक और हानिकारक। आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में और मैं बताया था कब लाभदायक कब हानिकारक होगा। यहाँ भी देखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है, इसको थोड़ा विचार करना है गंभीर से। ठीक है, चलिए आइए हम लोग तैयार हो जाइए समझने के लिए। आप देखोगे ये चीज फार्मूला आपको मिला, इसी को हम लोग देखे थे इन सीरीज। फार्मूला जब आपको मिला था आई इक्वल टू एन ई बाय आर प्लस एन आर, ये रिजल्ट मिला था। आप लोग तुलना कीजिए जल्दी से, एक जगह फार्मूला लिख कर तुलना करने का मतलब है आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि दोनों फार्मूला में क्या हुआ। वो अंतर याद रखिएगा गौर से, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, इसका फार्मूला उसका, उसका फार्मूला इसमें लिख देता है और उसका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे सेलों की संख्या कैपिटल आर के साथ है, और इसमें देखिए सेलों की संख्या इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ है, स्मॉल आर के साथ है, ये अंतर हुआ। यहाँ भी सेलों की संख्या ई से गुना है, यहाँ भी सेलों की संख्या ई से गुना है। तो ऊपर न्यूमरेटर में कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा दोनों फार्मूला में, डिनोमिनेटर में दोनों में चेंज थोड़ा सा दिखा। सेलों की संख्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ और सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ है, इसको याद रखिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे, ये बातें आपको हटाइए यहाँ से, इसका बीच में जरूरत नहीं है, याद करने के लिए लिख दिया था मैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ है स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम लोग देखेंगे क्या, नंबर 1, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सेल को मैंने लिया और सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ा। तो सर्किट में जो बाहरी परिपथ में जो तार जोड़ा उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो केमिकल होता है उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें भी फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करने का नेचर होता है, जिसको हम लोग बोलते रहते थे इंटरनल रेजिस्टेंस। वह इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल बनाने वाला लोग होता है, कंपनी होता है, उसका थाउट होता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम हो, क्योंकि वो जितना कम होगा लॉस्ट वोल्ट कम होगा, वो ज़्यादा रहेगा तो लॉस्ट वोल्ट भी अधिक होता है। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस आपका बहुत कम है, ऐसा मान के चले। इफ यदि यदि आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से छोटा हो, सुन पाया आपने? हाँ, सुन लिया होगा। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बाहरी प्रतिरोध से छोटा हो, सिंबल में लिख दिए। तो ऐसे केसेस में आपको स्मॉल आर को नेगेटिव मान लेना है, लगभग 0 मान लेना है, बहुत छोटा मान लेना है, नगण्य मान लेना है। तो ऐसे स्थिति में आप देखोगे करंट
करंट आई का जो वैल्यू निकालोगे आप लोग, वो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, उसको यूज कीजिए। m इंटू ई बाय m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो आप क्या करोगे, m अपने जगह पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये भी अपने जगह पर रहेगा, इसको आप जीरो कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन आपको बता रहा है, इसको याद रखिएगा। सेल बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, जितना कम हो, नगण्य हो, बहुत कम हो, तो उस समय स्मॉल आर को जीरो सोचेंगे और तब हमारा रिजल्ट आएगा ई बाय आर। तो करंट आई का फॉर्मूला आपको यहां मिला ई बाय आर। इसमें आप गौर से देखो, नंबर ऑफ सेल गायब हो गया, कितने सेल को आप पैरेलल में जोड़े हो, वह नंबर ऑफ सेल यहां बचा ही नहीं। तो हमेशा जो करंट मिलेगा एक सेल द्वारा धारा करंट मिलेगा। तो ई बाय आर हो गया एक सेल द्वारा प्राप्त धारा, एक सेल कितना करंट दिया है उतना ही मिला। अब सेलों की संख्या बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, फिर भी इस करंट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला में सेलों की संख्या है ही नहीं। नंबर ऑफ सेल एम जो लिए थे सिंबल, वो फार्मूला में है ही नहीं। तो सेल चाहे 50 लीजिए, 100 लीजिए, 200 लीजिए, उसमें फार्मूला रहेगा, सिंबल रहेगा, तब ना वैल्यू पुट करेंगे, वो टर्म ही इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर करंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ नोट करके, इसके इस स्थिति में में नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाने पर धारा करंट का मान नहीं बढ़ता है, इसलिए ये हानिकारक होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया, हार्मफुल हो गया आपका। ये बात दिमाग में सेट रखिएगा। इन दिस केस क्या होगा, मतलब आर जब बहुत आर में इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है, तो उस समय पैरेलल कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ सेल बढ़ाइए या ना बढ़ाइए, करंट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सेल को पैरेलल में जोड़ने से हमें फायदा नहीं है, घाटा होता है, हानिकारक होगा। ये हमें हमारे दिमाग में याद रखना चाहिए। अब उसी में एक बात और है, स्पेशल केस में थोड़ा चेंज करें कि सर, यहाँ तक लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग चेंज करेंगे। चलिए, जितने भी बच्चे जुड़े हैं मन लगा पढ़ते रहिए, लगातार सुनते रहिएगा, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद आपके बीच में क्वेश्चन रखूंगा। और यही क्लास सेम फिर शाम में 5 बजे 6 बजे होगा आपका, इसको फॉलो करना है, ऑनलाइन क्लास होगा। तो हमको लगता है 2-3 दिन क्लास आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी ही दोनों टाइम चलेगा, आप लोग उसको कंटिन्यू बने रहेंगे। जितने भी बच्चे मेरे ऑफलाइन में पढ़ने वाले हैं, वो सब जितना जल्दी हो भागलपुर पकड़ लें, और या आप ऑनलाइन पढ़ने में आपको सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप रह सकते हो रेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो सारे क्लास घर बैठे मिलते रहेंगे। यदि आपके गार्जियन को लगता है कि अभी कोई दिक्कत हो सकता है, थर्ड वेव आने वाला है, तो आप हड़बड़ाएं नहीं, आप स्थिर रहें घर में और लगातार पढ़ें। जिनको कोई डर नहीं है वो एकदम भागलपुर पकड़ लीजिए जल्दी से, कोई देरी नहीं करना है। हम लोग 100% श्योर नहीं है कि आज को मैं बुलाया हूँ तो लगातार आपको पढ़ा ही दूंगा, बड़ी मशक्क़त से थोड़ी बहुत माहौल बनी है,
आप लोग को बुलाकर पढ़ाने का, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का आदेश नहीं हुआ है और हमको लगता भी नहीं है कि अभी 20 दिन और होगा। लेकिन परिस्थिति बदल गया है, हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए। अब फुल्ली डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास करके संतुष्ट हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। और असंतुष्ट हैं तो आप दौड़े दौड़े घर ऐसे भालपुर आ जाइए, और जिनका डेरा पहले से भालपुर में स्थित था वो तो ज़रूर आ जाइए। जिनका डेरा वोरा छोड़ छाड़ दिए थे, वेट एंड वॉच में आप चल सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। इनडायरेक्ट में कहूँ मैं धीरे धीरे शुरू हो चुका। जो बच्चे भालपुर आ गए हैं ऑनलाइन में ही सामने में आके बैठ के पढ़ रहे हैं। आपकी भी इच्छा हो तो आइए, मिलते हैं, देखते हैं आप इतना दिन में घर में कितना खाए पिए हैं, कितना मजबूत हुए हैं, कितना कमज़ोर हुए हैं। ऐसा देखें तो कम से कम चेहरे का चमक बढ़ा, गांव में रह में चमक घट गया है, वो सब भी बहुत अंतर होता है। तो भागपुर में लोग फेस वॉश खूब हमेशा लगाता है और घर में जाके सब भूल जाता है ना। चलिए ठीक है, तो आपने इसको लिख लिया। अब मैं बताता हूँ यहीं पर हानिकारक कब होगा। और हानिकारक हो गया, ये पैरेलल लाभदायक भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है आपसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जनरल वे में हानिकारक होता है, लेकिन क्या ये लाभदायक भी हो सकता है? कहा यस, जब सेल बनाने वाला कंपनी बेईमान हो जाए तब। बात समझ में आ रहा है आपको? सेल बनाने वाला कंपनी बेईमान हो जाए और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका बहुत अधिक कर दे, और बाहर में जो रेजिस्टेंस हम लोग जोड़े एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसका मान बहुत छोटा लिया जाए, सुपर कंडक्टर ले लिया जाए, तो वैसे समय में सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी लाभदायक होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। आइए उसको देखते हैं। कहता है कि यदि इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर, भाषा में बोले तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा हो, तो वैसे केसेस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ही हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। मतलब सुपर कंडक्टर यूज कर रहे हैं, सिंपल कंडक्टर नहीं, रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल। तो वैसे केसेस में और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बेईमान कंपनी मिल गया, घटिया केमिकल दे दिया उसमें, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो गया, और उस सेल को लेके जब हम लोग घर में यूज करते हैं तो 2 या 4 दिन में खत्म हो जाता है। अरे कौन सेल लाया, कैसे चलते हैं, लेकिन नहीं, को डुप्लीकेट बैटरी मिल गया। तो समाज में ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों सब चीज़ है, तो ध्यान रखना आप लोगों को। आपको पहचानने का कोई क्षमता नहीं है, एकदम सब चीज़ सिमिलर लगेगा। बस आप डुप्लीकेट के फेर में है या ओरिजिनल के फेर में है, वो आपके किस्मत पर डिपेंड करता है। किस्मत अच्छा है, ओरिजिनल चीज़ आपके हाथ आएगा। आपका किस्मत खराब है, आपके हाथ में आएगा, वो बाद में पता चलता है। चलिए आइए ओरिजिनल चीज़ को पकड़े। तो यहाँ पर समझने की बात है अब, तो यहाँ करंट का फॉर्मूला जैसे लिखोगे आप लोग, तो आपने अभी देखा था M इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आप कैपिटल R को ही जीरो करने के लिए तैयार हो, तो ऐसे केसेस में M इंटू रहेगा आपका चलिए आप देख लीजिए इसको। अब यहां देखो गौर से, इस बार इस फॉर्मूला में M रह गया। M आपका वर्तमान है, मतलब M का मान 1 लेंगे तो E/R, M का मान 2 लेंगे तो 2E/R, M का मान 3 लेंगे तो 3E/R। तो इसको भाषा में लिखते हैं I इक्वल टू नंबर ऑफ सेल इंटू E/R
एक सेल द्वारा प्राप्त धारा, करंट ऑब्टेन्ड बाय वन सेल, करंट ऑब्टेन्ड बाय वन सेल या इच सेल, तो m इंटू इतना हो जाएगा। अब आप गौर से देखोगे m का मान बढ़ाते जाएंगे, i का मान बढ़ते जाएगा। एक सेल का दुगुना 2 लेंगे तो 3 सेल लेंगे तो एक सेल का 3 गुना हो जाएगा। m का मान 4 लेंगे तो एक सेल का 4 गुना मिलेगा। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर धारा करंट का मान बढ़ता है, अतः यह स्थिति लाभदायक है। अतः यह स्थिति लाभदायक है। तो उम्मीद है आपने इसको फॉलो किया होगा। अब इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, थोड़ा डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। आपका और कहीं क्लास होगा, आपका टाइम हो चुका है। ये क्लास, सेम क्लास आपका शाम में 6:10 में होगी। बस सिर्फ नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अभी भी नेटवर्क बहुत कमजोर है, लेकिन काम चल गया आप लोगों का। आपका किस्मत अच्छा है। ये लेलवा आदित्य कश्यप, जब हम बोलिए दिए कि हम छोड़ रहे हैं, तुम लोग का क्लास कहीं और होगा, तो डायलॉग क्या मार रहा है तुम? अब देखो स्टाइल बदलते जाएगा क्लास का। बहुत दिन चुपचाप पढ़ाए हैं, अब एक एक करके पकड़ के डंगाएंगे। इवेंट करोगे सामने में, पूछेंगे हम। चलो आगे बढ़े, कुछ नहीं, 2 मिनट समय लेंगे, चर्चा करेंगे। तो फाइनली हम लोगों के बीच क्वेश्चन आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में से कौन लाभदायक है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो प्यारे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन को आप लाभदायक बोलेंगे और पैरेलल को हानिकारक बोलेंगे। इन जनरल जो सेल का बनाने का कंसेप्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा रखा जाता है, लेकिन किसी कारण बस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो माय डियर बच्चों, तब उस सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन लाभदायक हो जाएगा और सीरीज हानिकारक हो जाएगा। यही लास्ट लाइन है, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो देखेंगे शाम के क्लास में, इस पर पहले क्वेश्चन पूछ लेंगे और तब फिर वो बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल बताएंगे, लेकिन जब सेल का ईएमएफ अलग अलग हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो और उसको पैरेलल में जोड़ देंगे, तब करंट कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट इसमें है। इसमें लेंगे शाम में 6:05 आपका टाइम रहा। 6 बजे से आप रेडी रहिएगा। यदि नेटवर्क ठीक रहा 6 बजे शुरू कर देंगे, बाकी 6-5 मिनट आगे पीछे होता है। ओके, बाय बाय।